ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे नमः। शाम्ब सदा शिवाय नमः। ग्लौं गौर्यै नमः। गंगणपते नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। समस्त साधु संत महात्मा जो रस ज्ञान रखते हैं और इसके द्वारा समाज की सेवा करते हैं, उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक टॉपिक है नागभस्म। तो नागभस्म जो है ये तोरस मोरस क्रिया का प्रतिफल है। कहने का मतलब ये है कि तोरस मोरस क्रिया से होते हुए और नागभस्म तक आदमी पहुंचता है। तो इस पूरे क्रिया का जो प्रतिफल है, जो पूर्ण फल है, वो है नागभस्म। ये नागभस्म भी कई तरीके से बनाई जाती है। कई तरीके हैं, कई फार्मूले हैं। और ये नागभस्म भी जो है कई प्रकार से है। अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग प्रयोग है। आने वाले कुछ समय में प्रयास करते हैं कि नागभस्म आप तक आपको दिखाएं। ये सारी क्रियाएं इसी ग्रंथ में मौजूद हैं। अगर आप ध्यान से ग्रंथ को पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी कि क्या और इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। एक बार में बात समझ में नहीं आएगी और एक बार क्रिया करने से भी बात समझ में नहीं आएगी। पुनः उसको करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। जब बार बार आप करेंगे तो उसमें की जो कमियां हैं वो आपको समझ में आती जाएंगी। और एक समय ऐसा होगा, एक कहावत है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से होई। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। इस ग्रंथ में भस्म बनाने की विधि बताई गई है। इन धातुओं को भस्म रूप में करके अगर जो कोई मनुष्य खाता है तो निसंदेह ही उसके शरीर को लाभ मिलता है। पिछले पृष्ठ में चांदी से भस्म बनाने की बात बताई गई थी। तो उसी में बताया गया है कि पुटे 300 उपले, मतलब उपलों के बीच में रख के उसको पुट दिया जाए तो वो चांदी हड़ताल के माध्यम से भी भस्म बनती है। फिर आगे कहते हैं, समुद्धृत्य पुनस्ताम्रम दत्वा रुद्वा पुटे पचेत। उसी में ताम्र पत्र को डाल दिया जाए और उसको पुट दिया जाए तो ताम्र और चांदी का जोड़ा भस्म बन जाता है। एवं 14 पुटैस्ताम्र भस्म प्रजायते। वहाँ से जब ताम्र को और चांदी को एक साथ में लगा के 14 फुट अगर जो उसको किया जाए तो तांबे का और चांदी का भस्म बन जाता है, जो शरीर के लिए अति लाभप्रद है। अब कहते हैं कि ताम्र को कैसे भस्म बनाना है, उस विधि को यहाँ बता रहे हैं। सूक्ष्मानि ताम्र पत्राणि, यानी कि तांबे के छोटे छोटे पतरे लेकर के, पत्राणि कृत्वा संस्वेद्य बुध। यहाँ संस्वेद्य बुध यानी कि उसको स्वेदन करना है, उसको शुद्ध करना है। ताम्र के पत्र को कैसे शुद्ध करना चाहिए ये बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है। वही बात यहाँ भी बताई जा रही है कि तांबे के पतरे को पहले शुद्ध करके उसके बाद उसको भस्म बनाना चाहिए। वासरत्रयम अम्लेन तथा खल्बे विनिक्षिपेत, अर्थात अम्ल में उसको स्वेदन करके उसको शुद्ध करके उसके बाद उसको भस्म बनाने में लेना चाहिए। पादांशम सूतकम दत्वा याम्लेन मर्दयेत, अर्थात
उसमें कुछ पारे का अंश भी मिला लेना चाहिए। ततः उद्धृत्य पत्राणि लेपयित्वा दुगुणेन च, अर्थात उस पत्रों पे पारद को लपेट करके और उसको भस्म करना चाहिए। ये विधि भी काफ़ी जगह प्रचलित है। फिर कहते हैं, उसी में आगे कहते हैं कि गंधके नाम्ल घृतेन घृष्ट्य कुर्याच्च गोलकम ततः पिष्टिम च मीनाक्षी चांगेरी वा पुनर्नवा। इन और चांगेरी हुआ, पुनर्नवा हुआ, मीनाक्षी कोई औषधि बताई जा रही है, इनके साथ में घर्षण करके यानी कि उसको कजली करके उसके बाद उसको पुट देना चाहिए। गोलक यानी कि गोलकम यानी कि पिंड समान बना लेना चाहिए और उसको पुट देना चाहिए। तथा षष्ठी च मीनाक्षी, हाँ, मीनाक्षी चांगेरी वा पुनर्नवा ततः कल्केन बहिर्गोलम लेपयेदम गुलोन्वितम। अब यहाँ गोलक बनाने के लिए चांगेरी इत्यादि में जो बात बताए हैं हम, उसी तरीके से इसको गोल बना के चांगेरी इत्यादि में, और उसके बाद उसको धृत्वा तम गोलकम भांडे शराबेन। अब यहाँ से सारी की सारी बात भस्म पे ही जा रही है। शराबेण च रोधयेत बालुका भी प्रपूर्याथ की भूतिर लवणान विभु दत्वा भांडेषु मुखे द्राम ततः शूल्यां विपाचयेत क्रम वृद्धाग्नि नाशम्य यथाद्याम चतुष्टयम स्वांगशीतम समुद्धृत्य। अब यहाँ से जो भस्म बनता है उनको अनेक तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। जिनको बात समझ में आवे वो आगे की क्रिया समझ के करें। इस पृष्ठ में कुल यही बात बताई गई है कि किस तरीके से भस्म निर्माण किया जाए, और उसमें पारद लगा के अगर जो उसको किया जाता है तो जिस धातु में पारद का संयोग हो जाता है तो उसका जो है गुणवत्ता वो हाई क्वालिटी में चला जाता है, वो अति विशुद्ध भस्म तैयार होता है। यहाँ जो धातु हैं उनको शराब में और खट्टे में, फिर तेल में, इन सब चीज़ों से शुद्ध करके ही भस्म बनानी चाहिए। ये जो ग्रंथ हैं इनमें हर प्रकार की बातें लिखी गई हैं जिनसे हम रसशास्त्र, रसायन कार्य अपना संपादित कर सकते हैं। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो इसका दोष हम अपने ऊपर ही लेना चाहिए, क्योंकि जो विधि बताई गई है उस विधि में कुछ लोग कहते हैं कि चाबी है, तो चाबी अगर जो है तो वो चाबी उसके विधि के आसपास ही रखी गई है। ऐसा भी होता है कहीं कहीं, तमाम ग्रंथकार ऐसा करते हैं कि विधि बताने के बाद चाबी थोड़ी सी रख के और आगे पीछे कहीं न कहीं बता देते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिया को समझें और उसके बाद करें। जब तक बात समझ में नहीं आए तो कोई भी क्रिया न करें। और मेरा तो ये मानना है कि हमारे इस ग्रंथ से बहुत से लोगों को लाभ मिला है और उनका भला ही हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि जिनको जिनको इस ग्रंथ के माध्यम से लाभ मिला है वो हमें भी अवगत करावें। अगर जो उनकी क्रिया में कुछ कमी है तो उस पे विचार किया जाएगा। अगले पृष्ठ में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।